नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। मैं हूं आपका दोस्त मयंक और हाजिर हैं हम अपने एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास को, जहां हमने पीछे छोड़ा था 9th क्लास जियोग्राफी सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर भारत का भौगोलिक स्वरूप। और हमने पिछले वीडियोस में कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, आज हम अपनी कहानी को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक देखा। तो हमने अभी तक मुख्य रूप से बात करें तो हमने समझा कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसकी वर्तमान प्रकृति कैसे बनी, वर्तमान परिस्थितियां कैसे बनी। हमने इस चीज़ों को समझा कि पैंजिया पैंथालासा से लेकर वर्तमान स्थिति कैसे बनी, हमने इसको अच्छे से समझा। फिर हमने भारत के स्वरूप को समझा, भारत के प्राकृतिक विभाजन को समझा, जिसमें हमने देखा कि भारत 6 प्राकृतिक स्वरूपों में मुख्यतया बांटा जा सकता है। जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर उत्तर में जो है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला, फिर गंगा का मैदान, फिर हमने पढ़ा कि थार का मरुस्थल है हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठार है। फिर हमने देखा कि तटीय मैदान है। और उसके बाद में हमने देखा कि द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से 6 भागों में भारत को प्राकृतिक रूप से बांटा जा सकता है। हमने इस चीज को समझा। फिर हमने देखा था कि हिमालय को हम डिटेल में पढ़ रहे थे, तो हिमालय में हमने हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। सबसे पहले हमने हिमालय के विभाजन को जब समझा तो उत्तर से दक्षिण समझा, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वी हिमालय के तौर पे। और इसमें हमने ट्रांस हिमालय को बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ा था। ट्रांस हिमालय हालांकि सब आपकी बुक में बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ट्रांस हिमालय के तीनों रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज के बारे में। इसके बाद हमने पश्चिम से पूर्व विभाजन भी पढ़ा था, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हमने इस प्रकार से जो ये विभाजन है पूरब से पश्चिम से पूर्व दिशा में, इनको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। और इसके बाद हमने कहानी यहीं पे छोड़ दी थी। और उसके बाद हमें शुरू करना था हिमालय को, जो उत्तर से दक्षिण विभाजन में ट्रांस हिमालय के बाद मुख्य रूप से जो हिमालय है, हिमालय और फिर पूर्वी हिमालय, इसको हमें यहाँ पे पढ़ना था। तो आज हम अपनी कहानी यहीं से शुरू करते हैं और बात करते हैं हिमालय की। तो जब हम सबसे पहले तो यही समझते हैं, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले ट्रांस हिमालय भी पढ़ा, ये हिमालय है। तो मुख्य रूप से हिमालय जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली हिमालय बोल देते हैं कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं। तो मुख्य हिमालय जो है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मुख्य हिमालय जो है इसकी अगर हम विस्तार देखें, वैसे तो हम पिछले वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो इसका विस्तार सॉरी, इसका विस्तार हमें जो है वो इधर सिंधु नदी से लेके, यहाँ पे सिंधु नदी से लेके और इधर ब्रह्मपुत्र तक आप देखेंगे, सिंधु नदी से लेके, पश्चिम में सिंधु नदी से लेके और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, ये पूरा इसका जो विस्तार है ये हिमालय का है। हम इसकी आकृति अगर देखें तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको यहाँ से जो ये हिमालय की जो रेंजेस हैं, अगर हम इनको देखें तो इस प्रकार से ये एक अर्धचंद्राकार शेप बनाती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, चंद्रमा की एक शेप होती है अर्धचंद्राकार, जिसको हम बोलते हैं आधा चांद। तो वो आधा चांद जैसी शेप ये बनाता है। तो इसकी हम आकृति जो है हिमालय की, हम इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार आकृति। तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक और अर्धचंद्राकार स्थिति में यह है। और ये एक वलित पर्वत है। इस बारे में तो हम पहले बात कई बार कर चुके हैं। तो मैं ये कुछ चीजें यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इनकी स्थिति किस प्रकार से है। तो एक तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक विस्तार, दूसरा अर्धचंद्राकार आकार है इसका, और ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत किस प्रकार से, ये तो हम पहले वीडियो से ही हम समझ रहे हैं कि वलित पर्वत क्यों है, क्योंकि वलय से बना है। जब हिमालयन जब भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट जब अंगारा लैंड की प्लेट से जब टकराई, तो उन दोनों प्लेट्स के आपस में टकराने से जो दोनों प्लेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर उसमें भारतीय महाद्वीप की प्लेट नीचे की तरफ धसी और जो अंगारा लैंड की प्लेट है वो ऊपर की ओर उठी। और उसके नीचे और ऊपर होने से, मतलब हमने पहले भी कई बार समझा है, इस तरह से नीचे को धसी, ये इस तरह से ऊपर को उठी, तो ये आपस में जब इस तरह से यहाँ पे वलय बने, यही वलय जो है वो हिमालय का आकार इस तरह से ले लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत
हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, युवा पर्वत है। ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये कैसे किस प्रकार का पर्वत है। ये एक युवा या नवीन पर्वत है, बहुत ओल्ड नहीं है। यहाँ पे जो है ये पर्वत की अगर हम देखें तो बहुत नवीन पर्वत है। अब इस हिमालय का जो अगर हम देखें तो ये हिमालय की जो ये लगभग पूरी जो चौड़ाई अगर हम बात करें, इस तरह से लंबाई कहते हैं इसको, चौड़ाई तो नहीं कहेंगे, लंबाई विस्तार जो है ये लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वो पश्चिम में यानी इधर की तरफ जो चौड़ाई है वो ज्यादा है। यहां पे लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। और हम पूर्व में यदि बात करें तो पूर्व में जो इसकी चौड़ाई है वो काफी कम हो जाती है। यहां मात्र 150 किलोमीटर तक लगभग इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। ऐसे मतलब ऊपर से नीचे अगर हम बात करें तो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। लेकिन यदि हम बात करें तो विविधता की, तो विविधता जो है वो पूर्वी भाग में ज्यादा पाई जाती है पश्चिमी भाग के अपेक्षा। पश्चिमी भाग में एक जैसी ही आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन पूर्वी भाग में हमें विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि हिमालय सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु की तरफ यानी पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र की तरफ लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा लगभग ये पाया जाता है। अर्धचंद्राकार आकृति है, वलित पर्वत है, युवा नवीन पर्वत है और लंबाई में इसका विस्तार यदि हम देखें तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। अब इसकी जो ये जो हिमालय है, इसी हिमालय को हम क्या कहते हैं, महान हिमालय नहीं, सॉरी, ये जो हिमालय है इस हिमालय को हम जब पढ़ते हैं तो इसकी 3 श्रेणियां हम यहां पे पाते हैं। हम इसको 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी यहां पे जो है वो है महान हिमालय। महान हिमालय। दूसरी श्रेणी को हम बोलते हैं हिमाचल और तीसरी श्रेणी को हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक तो महान हिमालय, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। यदि मैं आपको इस चित्र के माध्यम से इस चीज को समझाने का प्रयास करूं तो आप देखेंगे कि यहां पे इस चित्र में जो 3 लाइंस आपको यहां पे मिलेंगी, जो ऊपर वाली ये लाइन है जहां पे इसमें मैं लाइन ब्लू कलर से लाइन खींच रहा हूं, ये जो श्रेणी है लगभग ये श्रेणी है महान हिमालय की श्रेणी। ये महान हिमालय है। इसके नीचे यदि आप देखेंगे जो टूटी हुई श्रेणी है, ये जो टूटी हुई श्रेणी है ये हिमाचल है। ये हिमाचल श्रेणी है। और इसके नीचे यदि आप श्रेणी देखेंगे, जो तीसरी श्रेणी आप देख रहे हैं, तो ये शिवालिक है। ये शिवालिक श्रेणी है। तो इस प्रकार से 3 श्रेणियों में हम हिमालय को बांटते हैं और इन्हीं 3 श्रेणियों को मिला के जो हिमालय है, जिसको हम मुख्य रूप से हिमालय के रूप में जानते हैं, वो हिमालय बनता है। तो इन तीनों श्रेणियों को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इनकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी इनकी पर्वत चोटियां हैं प्रमुख और क्या क्या इनकी डिटेल है, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं महान हिमालय से। आपकी स्लाइड पे उसी की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, महान हिमालय, या इसी को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है। यहां से जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उस दिन में पढ़ा था कि ये एक उसकी जो बाउंड्री लाइन है, एक तरीके से ये बाउंड्री लाइन है। तो इसके इधर का जो हिमालय है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो ये पार हिमालय है और इससे नीचे जो पहला हिमालय का जो श्रेणी हम पाते हैं वो है आंतरिक हिमालय। और इसी को हम पाते हैं, इसी को हम दूसरे तीसरे नाम से जानते हैं, वो है हिमाद्री। तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, ये तीनों इसी पहली श्रेणी के नाम हैं। और ये जो श्रेणी है ये हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणियां जिनको हम पाते हैं, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, वो सबसे ज्यादा इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत शिखर, औसत यदि हम बात करें तो लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर जो है वो इसी श्रेणी में है। मतलब 6000 मीटर से भी अधिक औसत ऊंचाई वाले जो पर्वत शिखर हैं वो इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल सतत श्रृंखला है, मतलब लगातार है। आप देखेंगे, ये आपने लाइन पे यहाँ पे देखा होगा, ये जो लाइन है यहां से लेके और ये पूरी लाइन, और आप पश्चिम से लेकर और पूर्व तक देखेंगे तो एक सीधी लाइन में ये पूरी श्रृंखला आपको देखने को मिल जाती है।
है ना। इससे नीचे वाली श्रृंखला है वो टूटी हुई है, ब्रेक है बीच बीच में, लेकिन ये श्रृंखला पूरी सतत श्रृंखला है। और इस श्रृंखला में दुनिया के जो जितने भी हम बड़े ऊंचे पर्वत शिखरों के नाम हम जानते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं वो इसी एक रेंज में पाए जाते हैं। तो ये सबसे ऊंचाई वाले पर्वत शिखर हम इसी में पाते हैं। हम उन पर्वत शिखरों के नाम और उनकी लोकेशन भी अभी देखेंगे इसमें कि कौन कौन से पर्वत शिखर हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा, इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट से हुआ है। मुख्यतः ग्रेनाइट किस तरीके का जो श्रृंखला होती है, ग्रेनाइट किस तरीके का चट्टान है अगर हम देखें तो ग्रेनाइट एक कायांतरित चट्टान है। जो जब आपने अभी तो आपने नहीं पढ़ा होगा, आप अगली क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में तो आप पढ़ेंगे कि जो तीन तरीके की हम शैल जो पाते हैं, आग्नेय चट्टाने पाते हैं, फिर रूपांतरित, और फिर तीन तरीके की चट्टाने हम वहां पे देखते हैं। तो उसमें से आग्नेय शैल, अपरदिश शैल और कायांतरित शैल जो हम पाते हैं, तो ये कायांतरित शैल है। आग्नेय शैलों पे जब बहुत तेज दबाव और प्राकृतिक और रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं, तो उस तरीके के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कारण वो अपना स्वरूप बदल देते हैं। तो ग्रेनाइट भी उसी प्रकार का एक कायांतरित चट्टान है, और उसी ग्रेनाइट से इस महान हिमालय के जो पर्वत शिखर हैं, पर्वत जो हैं, उनका निर्माण मुख्यतया हुआ है। ये इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला है कि ये पूरी पर्वत श्रृंखला लगभग वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। और इससे बहुत सारी हिमानिया जो होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में ग्लेशियर्स बोल देते हैं, उनका सतत प्रवाह होता रहता है, बहती रहती हैं। और अधिकांशतया जो नदियां हम भारत में, जो उत्तर भारत में पाते हैं, या चाइना में भी बहुत सी नदियां जो पाते हैं, उनका उद्गम जो है वो कहीं ना कहीं, अधिकांश नदियों का उद्गम वो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाले ग्लेशियरों के जरिए ही होता है, हम यहाँ पे पाते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन्हीं हिमालय की इसी महान श्रृंखला के कारण ही इस हिमालय को हम तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। ये एक नई चीज है जो आपने शायद अभी तक ना सुनी हो, तीसरा ध्रुव। वैसे तो हम ये बात हिमालय के लिए बोलते हैं, पूरे हिमालय के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे का मुख्य कारण हिमालय की यही श्रृंखला है, जो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और बर्फ की बहुत मोटी मोटी लेयर्स यहाँ पे आपको पाई जाती हैं। मतलब पूरे दुनिया में दो ध्रुव तो हम मुख्यतः पाते हैं। धरती, आपने देखा धरती गोल है, और धरती के दो मुख्य जो ध्रुव हैं, एक ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों पर हम ऊपर पाते हैं आर्कटिक महासागर है यहाँ पे, है ना, और नीचे हम पाते हैं तो यहाँ अंटार्कटिका है, महाद्वीप है। और ये दो ध्रुवों पे सबसे ज्यादा बर्फ दुनिया में पाई जाती है। इन दो ध्रुवों के बाद यदि सबसे ज्यादा बर्फ कहीं पूरी दुनिया में पाई जाती है, तो वो इसी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। और इसी के कारण हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो महान हिमालय के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे समझा दी, कि महान हिमालय किस तरह से बना हुआ है, और इसके पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में ये सब हमने डिटेल में देखा। अब हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैंने पॉइंट टेबल उठाई हुई है, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। इसमें आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, ये भी इसी महान हिमालय की पर्वत चोटी है। कंचनजुंगा, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी इसी महान हिमालय का पार्ट है। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ, गुरुला मंदाथा, ये जितने भी पर्वत शिखर आप देख रहे हैं, सारे पर्वत शिखर, एक तो आप देखिए इनकी ऊंचाई, सबकी ऊंचाई कितनी है। मतलब सबसे छोटा भी जो हमने यहाँ पे लिखा है, सबसे कम ऊंचाई वाला पर्वत, उसका भी ऊंचाई 7,728 मीटर है। और सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है वो तो 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये ऊंचाइयां सतत बढ़ रही हैं, अभी भी बढ़ रही हैं। दूसरा, ये पूरी पर्वत श्रृंखला मुख्यतया भारत और नेपाल, इन दो देशों में बटी हुई है। इसका कुछ हिस्सा भूटान में भी आता है, लेकिन जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो या तो नेपाल में है, आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, धौलागिरी, मकालू भी नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। तो ये अधिकांश ऊंची चोटियां नेपाल में है या भारत में है। जैसे कंचनजुंगा भारत में है, नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में है, कामेत भारत में है। तो ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारत में है। तो आइए इनकी लोकेशन भी हम एक बार बड़े मैप में देख लेते हैं। इस मैप में आपको शायद वैसे दी हुई है, इसी मैप को हम थोड़ा लार्ज स्केल पे देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कहां कहां स्थित हैं। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं
हमने जिनका नाम लिया था सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। तो देखिए माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और वो यहाँ पे स्थित है। ये ऐसी माउंट एवरेस्ट जो है एक्चुअली को हम ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ट्राई जंक्शन। हालांकि इसको हम नेपाल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन एक ट्राई जंक्शन पे है कि इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ इसके चाइना है। यहाँ पे तिब्बत है बेसिकली, तो चाइना का पार्ट है, और नीचे इसके नेपाल है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल की पास सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे है कंचनजुंगा, सॉरी ट्राई जंक्शन पे कंचनजुंगा स्थापित है। कंचनजुंगा कंचनजंगा जो है ये बिल्कुल ऐसी जगह पे स्थापित है कि इसकी एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भारत है और तीसरी तरफ इसके चाइना है, तिब्बत के थ्रू चाइना है। तो ये तीन देशों के ट्राई जंक्शन पे बिल्कुल बीच में स्थापित है कंचनजंगा। हालांकि ये भारत का हिस्सा माना जाता है इसे। तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद में हमने देखा। इसके बाद हम बात करें मकालू की, तो ये देखिए यहीं पे जो है वो एवरेस्ट और कंचनजुंगा के बीच में यहाँ पे मकालू है, ये आप देखिए ये मकालू है। इसके बाद हम बात करें धौलागिरी की, तो ये देखिए यहाँ पे नेपाल के बीच में यहाँ पे धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद यदि हम बात करें नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत आप देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में आ जाइए सीधे, तो यहाँ पे नंगा पर्वत है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। फिर हम बात करें अन्नपूर्णा की, तो अन्नपूर्णा फिर आप आएंगे तो ये नेपाल में ही अन्नपूर्णा यहाँ पे स्थित है। ठीक है। अन्नपूर्णा के बाद हम बात करें नंदा देवी की, तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में स्थापित है। आप देखिए यहाँ पे ये नंदा देवी। और नंदा देवी के बाद में कामेत, तो कामेत भी उत्तराखंड में स्थापित है, ये देखिए। इसके बाद हम बात करें नामचा बरुआ, तो आप सीधे पहुंच जाइए अरुणाचल प्रदेश, और ये यहाँ पे नामचा बरुआ, ये चाइना और भारत के बीच में विभाजन का काम करता है। और फिर आखिरी है गुरुला मंधाता, और ये भी जो है वो आपके ये गुरुला मंधाता ये यहाँ पे देखिए ये, और ये नेपाल में है। तो इस तरह से सारी इंपॉर्टेंट हमने जो पर्वत श्रृंखलाएं आपकी जो बुक में है उन सबको यहाँ पे एक एक करके देख लिया। एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरुआ, गुरुला मंदाता, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो मुख्यतः भारत और नेपाल में स्थित हैं। और ये आप देखेंगे तो इसी जो ये पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, महान हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, लगभग इसी श्रृंखला का ये हिस्सा है सारी पर्वत श्रृंखलाएं यहां से यहां तक। तो इस तरह से हमने यहां पे महान हिमालय के बारे में चीजों को समझ लिया। अब हम अगले उस पे आगे मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिमाचल या निम्न हिमालय। अब आप इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर से हमने डिपिक्ट किया ये पूरा महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय देखिए पूरा यहां से यहां तक विस्तार है इसका। इसके नीचे जो आप देखते हैं ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये जो श्रृंखलाएं हैं, जो बिखरी हुई श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय की श्रृंखला है। अभी निम्न हिमालय क्योंकि हिमालय से नीचे है और छोटा उसे दक्षिण की तरफ है, छोटा भी है हाइट में। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं के जो पर्वत हैं वो छोटे हैं कंपैरेटिवली ग्रेट हिमालय से, तो इसको निम्न हिमालय कहते हैं। इनमें औसतन जो ऊंचाई है पर्वत श्रृंखलाओं की वो लगभग 3700 से 4500 मीटर, जो औसत हाइट है वो 3500 से 4700 मीटर की औसत हाइट यहाँ पे है पर्वत श्रृंखलाओं की। और इनकी जो चौड़ाई है वो औसतन 50 किलोमीटर के आसपास है। जो चौड़ाई है वो औसतन 50 किलोमीटर के आसपास है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है इस पूरी रेंज में, ये रेंज कई टुकड़ों में बटी हुई है। चूंकि ये रेंज कई टुकड़ों में बटी हुई है तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी है, फिर ये धौलाधार है, फिर नाग टिब्बा है, फिर ये महाभारत है। और आप देखेंगे कि महाभारत श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जहाँ जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों के लगभग बीच में स्थित है। तो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत, आप इधर नाम भी हमने लिखे हुए देखिए, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत, ये सब श्रृंखलाएं हैं। और इन्हीं के बीच में घाटियां स्थित हैं। आप देखेंगे जैसे इस ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में यहाँ पे कश्मीर वैली है, धौलाधार और ग्रेट हिमालय के बीच में कुल्लू। इसी तरह से आप देखेंगे तो महाभारत और ग्रेट हिमालय के बीच में काठमांडू वैली जो है वो स्थित है। और यहीं पे इधर की तरफ कांगड़ा वैली भी है। तो आप देखेंगे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू घाटियां, ये सब
हम इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं, ग्रेट हिमालय और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में हम पाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बहुत फेमस हिल स्टेशंस पुराने हैं वो भी आप देखेंगे तो इसी पर्वत श्रृंखला पे आपको मिलते हैं, जैसे कि ये धर्मशाला, जैसे कि शिमला, जैसे कि मसूरी, ये आपको सब इसी पे मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो हिमालय की दूसरी श्रेणी है जिसको हम हिमाचल या निम्न हिमालय कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे स्तर की, जिसको हम कहते हैं शिवालिक, या इसको हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गिरिपाद। इसको हम बोलते हैं गिरिपाद, यानी कि पर्वतों के पैर। जब हिमालय जो है वो हिमालय अगर हम हिमालय की 3 लेयर्स की बात करें तो सबसे ऊंची लेयर तो सबसे ऊंचे पहाड़ वाले हैं। इसके बाद में जो पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई इससे थोड़ी कम है, और ये जो पर्वत हैं शिवालिक के, ये उनसे भी कम हाइट के पहाड़ हैं। इनकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से सिर्फ 1100 मीटर के आसपास है। इनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के आसपास ही है, इससे ज्यादा ऊंचे ये पर्वत नहीं है। और चौड़ाई भी ज्यादा नहीं है, 10 से 50 किलोमीटर की एवरेज जो चौड़ाई है इन पर्वत शिखरों की वो यहाँ पे है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो मुख्य हिमालय की श्रृंखला में जो ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं मुख्यतया, उनके द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उन अवसादों से मुख्यतया ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं। और इसीलिए हम कई बार बोल देते हैं कि शिवालिक के जो पहाड़ हैं मुख्यतया वो कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं, अगर आप आम भाषा में से बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत पत्थरों से, शैलों से बने हुए नहीं है, अवसादों से ज्यादातर निर्मित हैं। तो इसलिए ये इनको हम कई बार कच्ची मिट्टी के या जो है वो पहाड़ बोल देते हैं। अब जो ये भी बहुत बिखरी हुई श्रृंखला है। आप देखेंगे तो ये जो हमने ये वाली श्रृंखला तो आपने देखी थी कि सबसे ऊपर मुख्य हिमालय, फिर उसके बाद में हिमाचल, और ये तीसरी जो बिखरी हुई श्रृंखला आपको दिख रही है ये शिवालिक श्रेणी है। और जो हिमाचल और शिवालिक श्रेणी के बीच में कई बार जो घाटियां यहां पे पाई जाती हैं उनको हम यहां पे दून बोलते हैं। और जो बहुत फेमस दून्स हैं आप देखेंगे, इसमें हमने एक डिपिक्ट भी किया हुआ है, वो जैसे देहरादून। तो देहरादून जो है, कोटली दून, पाटली दून, ये सबसे फेमस जो दून्स हैं, काफी फेमस दून्स हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस तरह से घाटियों, जो बीच में जो लंबी लंबी घाटियां पाई जाती हैं, इनको हम दून के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हिमालय के उत्तर से दक्षिण जो विभाजन है उसको हमने समझा कि हिमालय के अंदर ऊपर सबसे पहले मुख्य हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, और उसके बाद जो है वो हिमाचल, और उसके बाद तीसरे स्तर पे यहाँ पे हमने देखा कि शिवालिक। तो ये 3 तरीके की श्रेणियां हमने यहाँ पे समझी। और इसके बाद जो है वो एक स्लाइड रह जाती है, हम हिमालय की अगर बात करें जो कि है पूर्वी हिमालय, तो हम उसको एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं पूर्वी हिमालय को, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे हिमालय हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम पूर्वी हिमालय को भी एक बार देख लेते हैं। तो पूर्वी हिमालय में हमने अपनी स्लाइड में देखा था, जब हम पढ़ रहे थे कि पूर्वी हिमालय की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतया आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय की मुख्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ये यहाँ पे जाते हुए, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जब पूर्व की ओर बढ़ती है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ यहाँ पे तीखा गॉर्ज बनाती है, मतलब एक मोड़ लेती है, यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जाती है। ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से मुड़ जाती है और मुड़ के ये नीचे की ओर इसका विस्तार आ जाता है। इस प्रकार से यहां से मुड़ जाती है और नीचे की ओर इसका विस्तार आ जाता है। और यदि मैं इस विस्तार की बात करूं तो आप ये भी पाएंगे कि जो हमारे देश के नक्शे में हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जो देखने को मिलते हैं, वो भी ऐसा माना जाता है कि वो हिमालय की जो श्रृंखला जो यहां से मुड़ के नीचे तक आ रही है, यही पर्वत श्रृंखला के अवशेष जो हैं वो जब समुद्र से बाहर निकल आए तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गए। तो वो भी हिमालय का पार्ट ही है एक तरीके से, यदि हम देखा जाए। हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे जब हम द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो हम देखते हैं, तो हिमालय जब यहां से ब्रह्मपुत्र नदी के साथ से मुड़ के और नीचे की तरफ मुड़ जाता है दक्षिण में, इस प्रकार से ये यहाँ पे पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल का
निर्माण करता है। और यहाँ पे मुख्यतया जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन समानांतर श्रृंखलाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं अलग अलग। और अधिकांश श्रृंखलाएं यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अभी तक के हिमालय में हमने देखा इस तरह से मिलती हैं, यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ एक के नीचे एक इस तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे मुख्यतया मिलती हैं। तो हम आइए उनको एक बार देख लेते हैं बड़े मैप पे। तो देखिए, ये आपने यहाँ पे इस मैप पे अब इसको समझ लेते हैं। तो जब पर्वत श्रृंखला यहां से हिमालय मुड़ता है तो सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला मिलती है वो है पटकाई बूम। तो पहली पर्वत श्रृंखला है पटकाई बूम। ये देखिए, तो ये पर्वत श्रृंखला पटकाई बूम की है। ये देखिए, पटकाई बूम के नीचे हमें यहाँ पे नागा श्रेणी मिल जाती है। नागा श्रेणी के नीचे यहाँ पे यहीं पे बीच में मणिपुर रेंज भी हम जिसको बोल देते हैं, और फिर उसके नीचे मिजो पहाड़ियां यहाँ पे मिल जाती हैं। ये मिजो, ये नागा, ये पटकाई बूम। तो इस तरह से, और इसी के बीच में यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है उनको मिजो की पर्वत श्रृंखलाएं बोलते हैं। तो ये मिजो, पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मणिपुर और मिजो, ये चारों श्रेणियां हमें यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में एक समानांतर श्रेणी में मिल जाती हैं। और ये भी जो पहाड़ियां हैं वो जनरली बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं उनसे बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ भी नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी जनरली आप देखते हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, तो उनसे जो अपर्दित किए गए, जो लाए गए जो पर्वत अवसाद हैं, उनके द्वारा इन पर्वत श्रृंखलाओं का जनरली निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी हिमालय जिसको हम बोल देते हैं वो यहाँ पे होता है। जो ये गारो खासी जयंती आपको तीन श्रेणियां जो देखने को मिल रही हैं, ये भी एक तरह से ये मिश्रित इसको हम बोल देते हैं। अभी हम आगे जब हम बात करेंगे दक्षिण के पठार की, तो मुख्यतः जो पहाड़ियां गारो खासी जयंतियां जो हम पाते हैं, ये हिमालय का भाग न मान के इनको हम अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये उसी का विस्तार यहां तक हम इसको पाते हैं। तो ये हिमालय का पार्ट नहीं मानी जाती। हिमालय का जो हिस्सा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे हिमालय को अच्छी तरह से पढ़ लिया। हमने हिमालय में ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वी हिमालय जो तीनों विभाजन हैं उत्तर से दक्षिण में, वो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए। हमने ट्रांस हिमालय के भी तीनों रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज, हमने उनको अच्छी तरह से समझा। हमने हिमालय की तीनों रेंजेस, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री या हिमाचल और हिमाचल तथा शिवालिक श्रेणी, हमने उन तीनों को भी समझ लिया। और पूर्वांचल हिमालय की पाई जाने वाली जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, हमने उनको भी अच्छे से समझ लिया। तो यहाँ पे हिमालय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर है वो है उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान को अब हम अगले वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे और डिटेल से समझेंगे कि उत्तरी मैदान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको हम तब आगे पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको कुछ इसमें आपको सुझाव देने हैं, कुछ संशोधन की गुंजाइश लगती है, तो प्लीज़ वो भी हमें बताइएगा। यदि जैसा भी आपको लगा है ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके हाजिर होते रहें। तो चलिए, मैं आपका दोस्त मयंक अभी विदा लेता हूं आप सभी से। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।